नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं रजदांगी आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पे हिंदी के संदर्भ में हिंदी का ऐतिहासिक भाग हम लोग देख रहे हैं और कल हम लोगों ने देखा था भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन देखा था। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो काल विभाजन हुआ है उसके संदर्भ में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ये आप लोगों को मध्य प्रदेश पीएससी और पीएससी के साथ साथ में आप लोगों को मध्य प्रदेश एसआई या फिर किसी भी स्टेट के वनडे एग्जाम्स जहाँ पर आप लोगों को हिंदी पूछी जाती है उन सभी जगह आप लोगों को ये मदद करेगा। तो आइए हम लोग आज के इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। यदि हम लोग देखते हैं कि हिंदी का उद्भव तो वैसे 1000 ईस्वी के बाद में अपभ्रंश के जो अपभ्रंश होता है, इस अपभ्रंश से अलग अलग भाषाओं का विकास होता है, उसी में हिंदी का भी विकास होता है। वैसे हिंदी का जो नामकरण होता है वो अरबी और फारसी भाषा के नामों में जाना जाता है कि हिंदी उत्पत्ति भारत में होती है लेकिन नामकरण अरबी और फारसी में होता है। लेकिन हिंदी साहित्य को अगर हम लोग देखते हैं ये कब से आरंभ हो जाता है तो अलग अलग विद्वानों का मत इसके संदर्भ में थोड़ा सा भांति प्रकार का आपको मिलता है। तो आइए हम लोग जिक्र करते हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में। हिंदी साहित्य को प्राय 3 भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक भाग मिलता है आप लोगों को आदिकाल, जिसको हम लोग वीरगाथा काल या बीच वपन काल आदि नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। दूसरा काल आपको मिलता है मध्यकाल, और इस मध्यकाल में आप लोगों को भक्ति काल, रीति काल, ये 2 प्रमुख काल आपको देखने को मिलते हैं। फिर तृतीय काल आता है जिसको हम लोग आधुनिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। और यदि आधुनिक काल की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सानिध्य में इस काल का उद्भव होता है 1850 ईस्वी में। और आज वर्तमान तक आप लोग जो हिंदी साहित्य का काल देखते हो इसको हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में आप लोगों को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि कालों के रूप में आप लोगों को अलग अलग खंड, अलग अलग चरण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे कि जो पहला काल आपको मिलेगा आदिकाल, ये कब से कब तक है 650 से तो 1350 ईस्वी के मध्य तक का जो काल है वो आदिकाल कहलाता है। 1350 से 1850 के मध्य का काल मध्यकाल कहलाता है और 1850 से वर्तमान के समय तक का जो काल है वो आधुनिक हिंदी साहित्य काल कहलाता है। यदि हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं तो इसको हम लोग 2 चरणों में विभक्त करते हैं। एक देखेंगे हम लोग भक्ति काल के रूप में जो 1350 से 1650 ईस्वी के मध्य चलता है, और 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का आगमन हो गया था, भारत में एक केंद्रीय व्यवस्था ना होकर के भारत में प्राय सामंतों की व्यवस्था आरंभ हो गई थी, उस समय के काल को प्राय रीति काल कहा गया है। इसी को अलग अलग विद्वानों ने श्रृंगार काल नाम भी दिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, प्रथम काल को हम लोग क्या कहते हैं आदिकाल, और इसी काल को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल नाम दिया गया है। इस काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया है और डॉक्टर गणपति चंद्र बसु ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। साथ में इसी को मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है और साथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम इसको दिया है। हम लोग याद कैसे करेंगे तो भगवान रामचंद्र का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो प्रत्येक मामले में क्या थे, वीर थे, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते रामचंद्र से क्या वीरगाथा काल। साथ में चारण काल हम लोग कैसे याद करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग भगवान के चरणों के क्या होते दास होते, उनके चरणों में पड़े होते, ऐसे हम लोग चारण काल भी याद कर सकते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाम पर। प्रारंभिक काल जब भी हम लोग कोई कार्य प्रारंभ करते तो भगवान गणपति जी का हम लोग क्या लेते हैं नाम लेते हैं, अतः हम लोग गणपति जी के नाम के आधार पर प्रारंभिक काल नाम भी याद रख सकते हैं। और आरंभिक काल जब भी हम लोग कोई
कार्य आरंभ करते तो हम लोग मिश्री क्या करते, है ना, प्रसाद के रूप में हम लोग बांटते था, उनके नाम पर हम लोग ये काल भी याद कर सकते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया बीज वपन काल। तो हम लोग एक ऐसे याद करेंगे, जो वीर होता वो दो योद्धाओं में जब युद्ध चलता तो उसमें मध्यस्थता करता है, अतः हम लोग बीच वपन मतलब बीच बचाने का कार्य करता है, बीज वपन बीच में आता है और उनको बचाने का कार्य करता है। ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्लू लगा करके इन कालों को हम लोग याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग जाएंगे इस समय की रचनाएं क्या क्या हैं, वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। उनमें सर्वप्रथम नाम आपको मिलता है पृथ्वीराज रासो, जो लिखने वाले व्यक्ति हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान जो तात्कालिक समय के एक महान वीर पुरुष और महान योद्धा थे, मोहम्मद गोरी के साथ में इनका काफ़ी बार मुठभेड़ होती है और लगभग 16-17 बार मोहम्मद गोरी को क्षमा भी किया जाता है। अंत में तराइन का जो युद्ध होता है, प्रथम युद्ध में काफ़ी शिकस्त मिलती है किसको, मोहम्मद गोरी को, और जो तराइन का फिर अगला युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार के जो साहित्य और उनके संदर्भ में जो बातें हैं वीरता पूर्वक, वो सब कहाँ मिलेगी आपको, तो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में आपको देखने को मिलेगी। साथ में नरपति नाला ने यहाँ पे बेसलदेव रासो नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी है, दलपति विजय ने खुमान रासो नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी है, और नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी है। यहीं पर विद्यापति भी थे जिन्होंने पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता जैसे महान ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो वीरगाथा काल है अर्थात हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, इस प्रथम काल की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजाओं के संदर्भ में, क्योंकि जो कवि लोग थे वो राजा के दरबार में रह करके दरबारी कवि होते थे और जिसका यहाँ पर रहते थे उसी का गुणगान वो अपने साहित्यों में करते थे, जिसका खाते थे उसका गाते थे, ऐसा हम लोग कह सकते। अतः यहाँ पे आप लोगों को चाट भाट साथ में, है ना, चाट हो गए, भाट हो गए, भांड जाति के लोग हो गए, ये सब जो प्रमुख साहित्यकार थे वो सब आपको इसी समय आपको देखने को मिलेंगे। ये राजा के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे और दरबारी कवि होने के साथ साथ में अपने शासक के संदर्भ में वीरता पूर्वक जो अच्छी रचना हुआ करती थी बड़ा चढ़ा करके अपने साहित्यों में लिखा करते थे। अतः हम लोग कह सकते कि जब राजा युद्ध पर जाता था तो यहाँ पर वीरता परक रचनाएं देखने को मिलती थी, और जब राजा लड़ाई में नहीं जाता था, घर में रहता था, अतः उस समय प्रेम पूर्वक अर्थात श्रृंगार परक रचना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ में प्रबंध काव्य का अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो यहाँ पर जितने भी काव्य आपको मिलेंगे वो प्रबंध काव्य देखने को मिलेंगे, अर्थात जिसमें कम से कम 8 सर्ग आपको देखने को मिलेंगे और किसी एक महान शासक के संदर्भ में जीवन पर्यंत की घटनाएं उस काव्य में आपको देखने को मिलेगी। अतः हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो काव्य होंगे वो प्रबंध काव्य होंगे। साथ में यहाँ पे छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है और छंदों में आला छंद यहाँ पर विशेष तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल 2 प्रमुख भाषाओं के रूप में प्रचलित थी। यदि हम लोग डिंगल भाषा की बात करते तो डिंगल भाषा में राजस्थानी और अपभ्रंश जो भाषा थी उन दोनों का जो मिश्रित रूप था उसको नाम दिया गया क्या, डिंगल नाम दिया गया है। और यदि पिंगल की बात करते तो ब्रज भाषा और राजस्थानी का जो मिश्रित रूप है उसको पिंगल भाषा नाम दिया गया है। तो ये कुछ विशेषताएँ थी जो वीरगाथा काल के संदर्भ में थी या फिर हम लोग कहेंगे आदिकाल के संदर्भ में थी। आगे हम लोग जाएंगे तो पाएंगे कि वीरगाथा काल के खत्म होने के पश्चात भारत में एक नए काल का सूत्रपात होता है जिसका नाम क्या आता है, मध्यकाल। मध्यकाल को हम लोग 2 चरणों में पढ़ते हैं। पहला काल हम लोग पढ़ते हैं भक्ति काल और दूसरा जो उत्तर मध्यकाल पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते क्या, रीति काल। ये जो भक्ति काल है इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल भी हम लोग कहेंगे।
इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। हुआ यूँ कि 712 ईस्वी में भारत में अरबों के आक्रमण के बाद में हम लोग देखते हैं कि भारत के ऊपर विदेशियों का आक्रमण होना आरंभ हो जाता है और भारत के ऊपर अरब के साथ में अफगान अरब के लोग आते हैं, अरब के साथ में मुग़ल आते हैं अपने भारत में, तुर्क, ठीक है ना, ये आदि लोग आते हैं, जिसमें हम लोग 3 लोगों का नाम प्रमुख रूप से लेंगे। एक मोहम्मद गौरी का, जो गौर का शासक था, और मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। मोहम्मद मीर कासिम का नाम भी हम लोग लेंगे। इनके आगमन के साथ में भारतीय जो राजनीति थी और भारतीय साहित्य था, इन दोनों की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी। 712 ईस्वी में भारत में विदेशियों का आक्रमण होना आरंभ होता है। आरंभ होने के पश्चात में हम लोग देखते हैं कि भारत की जो सत्ता थी वो मुगलों के अधीन हो चुकी थी, या अरबों के अधीन हो चुकी थी, या तुर्कों के अधीन हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप भारतीय साहित्यों में भी इनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये अपने साहित्यों को श्रेष्ठ ठहराते और भारतीय साहित्यों को, है ना, श्रेष्ठ नहीं ठहराते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय साहित्यकार, या हम लोग कहेंगे कि जो दरबारी कवि लोग थे, अब राजा तो थे नहीं उनके, अब राजा थे नहीं तो अब साहित्य कैसे लेके किसको अपनी पीड़ा सुनाएं। तो इस समय के जो आरंभिक दौर था, उस समय हिंदू धर्म को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, काफ़ी मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। परिणाम स्वरूप तात्कालिक जो कवि महोदय थे या उस समय के जो अग्रदूत थे, उन्होंने भगवान को साक्षी मान करके, भगवान के संपर्क में आकर के, या फिर भगवान के सानिध्य में आकर के, है ना, कुछ रचनाएं लिखी। उन रचनाओं को हम लोग भक्ति काल की रचनाएं कहते हैं। यहाँ पे भक्ति काल को हम लोग हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास, सूरदास आदि महान कवियों का जो उद्भव हुआ था, और आदि महान कवि जो थे, इन सभी की रचनाएं आप लोगों को भक्ति काल में ही देखने को मिलती है। अतः हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल किसको कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन इसको ईसाइयत की देन के रूप में संबोधित करते हैं और ताराचंद इसको अरबों की देन के रूप में संबोधित करते। इनका मानना था कि अरब के लोग अगर भारत में नहीं आते तो भक्ति काल का उद्भव भारत में नहीं होता। भक्ति आंदोलन का श्रेय अगर हम लोग मानते हैं तो रामानंद को दिया जाता है। तो रामानंद के सानिध्य में पहली बार भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, भक्ति काल के संदर्भ में बात करते हैं, तो भक्ति काल को प्रायः 2 भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक वह थे जो भगवान को मानते थे, और एक वह थे जो एक ईश्वर के ऊपर क्या करते थे, जोर देते थे। जो निर्गुण भक्ति धारा के लोग थे, इस समय के जो कवि थे निर्गुण भक्ति धारा वाले, ये भगवान के उपासक नहीं थे। इनका मानना था कि भगवान कुछ नहीं होता है। इनका मानना था कि संसार को एक ही दिव्य पुरुष या दिव्य आत्मा चलाती है। अतः इन्होंने एक ईश्वरवाद के ऊपर जोर दिया और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसका घोर विरोध किया। अतः कबीरदास जी मुसलमान की जो रूढ़िवादिता थी उसका भी विरोध करते हैं, और हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी उसका भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इस समय के निर्गुण भक्ति धारा में आपको जो कवि मिलेंगे वो रूढ़िवादिता के घोर विरोधी मिलेंगे और एक ईश्वरवाद के ऊपर जोर देने वाले मिलेंगे। साथ में हम लोग कहेंगे कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कवि मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है ज्ञान मार्गी और एक क्या है, प्रेम मार्गी। यदि ज्ञान मार्गी की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि संसार में जो सबसे श्रेष्ठ वो क्या है, ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से हम लोग उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और इस शरीर को हम लोग मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो इस समय के अग्रणी कवि के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है। और कबीरदास जी ने तो वैसे कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इनकी जो बीजक रमेनी शबद साकी,
इन सब का जो संकलन करने वाले सिक्कों के एक महान गुरु थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने रमेनी शब्द साके आदि का संकलन, जो आदि ग्रंथ थे सिख धर्म का, उस सिख धर्म के आदि ग्रंथ में बीजक के अंतर्गत इन सभी का क्या किया है, संकलन किया है। अतः हम लोग कहेंगे कबीरदास जी की जो रचनाएं उनका संकलन कहाँ पर किया गया, तो आप लोग कहोगे सिख धर्म के आदि ग्रंथ में धर्मदास जी के द्वारा कबीरदास जी की जितनी भी बातें थी उन सब का संकलन किया गया। इसी समय के रैदास नामक एक महान कवि थे, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था बानी। साथ में हम लोग देखते हैं कि ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि महोदय थे, इनकी जो प्रमुख भाषा थी जो अपने साहित्यों में प्रयोग की गई या फिर बोलने में प्रयोग की गई या उपदेश देने में प्रयोग की गई, वो भाषा थी सदुकड़ी भाषा। साथ में हम लोग कहेंगे कि प्रेम मार्गी सूफी साहित्यों का एक काल था। हम लोग कहेंगे कि प्रेम मार्गी शाखा में जो कवि महोदय मिलेंगे आप लोगों को, वो सब मिलेंगे क्या, सूफी संप्रदाय के। अतः हम लोग कहेंगे मुस्लिम धर्म के। जो अफगानिस्तान साथ में तुर्कमेनिस्तान आदि से आए हुए जो सूफी थे, उन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना की और भारत में मलिक मोहम्मद जायसी जैसे एक महान साहित्यकार भारत में उद्भव हुए। इन्होंने अपने साहित्यों का सृजन इस समय किया। इनका मानना था कि लोगों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, लोगों को धर्म में नहीं पड़ना चाहिए। इनका मानना था प्रेम सबसे श्रेष्ठ होता है। यदि हम लोग कहेंगे कि प्रेम मार्गी के संदर्भ में, तो इन्होंने कहा कि प्रेम इस जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है और उन्होंने इसी क्षेत्र को क्या किया, बढ़ावा दिया। आगे हम लोग चाहेंगे तो रस खान जैसे एक महान साहित्यकार भी आपको इसी समय देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग जाएंगे सगुन भक्तिधारा के संदर्भ में, तो यहाँ पे राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा दो प्रमुख भक्तिधारा के कवि आपको देखने को मिलेंगे। यदि राम भक्तिधारा की बात की जाती है तो यहाँ पे अग्रणी कवि के रूप में तुलसीदास जी को जाना जाता है। तुलसीदास जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, साथ में रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, साथ में गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस जैसे महान साहित्यों का सृजन करके अमर हो गए। आज हम लोग जो रामचरितमानस सुंदरकांड के समय जो प्रयोग करते वो इन्हीं के द्वारा सृजित है और जो हनुमान चालीसा हम लोग वाचन करते वो भी तुलसीदास जी के द्वारा ही कृत है। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा था वो अवध क्षेत्र रहा था। तो आप लोगों ने एक वो भजन सुना होगा, राम आए अवध की ओर सजने। तो हम लोग कहेंगे कि जो अवध क्षेत्र था और अवध क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है, उस बोली का नाम अवधी भाषा है। वैसे अवधी बोली है, इस अवधी बोली को भाषा का दर्जा और साहित्यिक भाषा का दर्जा या फिर हम लोग कहेंगे कि साहित्यिक रूप में जो उपयोग किया है वो किया किसने, तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के जो ग्रंथ लिखे गए वो अवधी भाषा में लिखे गए। इन्होंने भगवान राम को सानिध्य मान करके भगवान राम के संदर्भ में अपनी रचनाएं लिखी हैं और ये जो रचनाएं आपको देखने को मिलेगी ये प्रबंध काव्य है। अतः हम लोग कहेंगे कि जीवन के समस्त पहलुओं का वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में चौपाई, दोहा, सोरठा है ना, आदि प्रकार के जो छंद आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और राम भक्ति धारा के जो अग्रणी कवि तुलसीदास जी थे, इन्होंने अपने साहित्यों में प्रबंध काव्य का प्रयोग किया है ना, छंदों का प्रयोग किया। साथ में वीरता परक रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीरता के साथ साथ में प्रकृति का सुंदर चित्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नदियाँ, पहाड़, साथ में वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और साथ में वन्य जो जंतु हैं आदि के संदर्भ में सुंदर चित्रण इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। आगे हम लोग जाते तो कृष्ण भक्ति धारा
के अग्रणी कवि के रूप में हम लोग सूरदास जी को जानते हैं। अष्टछाप के जहाज के रूप में हम लोग जानते हैं किनको, सूरदास जी को। और वात्सल्य सम्राट के रूप में भी हम लोग जानते हैं किनको, सूरदास जी को। सूरदास जी ने सुरसागर, सुरसारावली, भ्रमर गीत जैसे कुछ प्रमुख साहित्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। लोगों में किंवदंती है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना सुंदर चित्रण इन्होंने अपने साहित्यों में किया कि हमारे पास में आंखें होने के बावजूद भी हम लोग इतना सुंदर चित्रण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के साहित्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये 4 प्रमुख धाराओं के कवि यहाँ पर आपको मिलेंगे। आगे जाएंगे, जैसे जैसे मुगलों का आधिपत्य क्या होता है, समाप्त होता है। 1600 ईस्वी के बाद में आप सभी ज्ञात होंगे कि 1498 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा भारत में आ जाता है। फिर धीरे धीरे विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आती हैं और भारतीय राजाओं के बीच में वैमनस्य देख करके इनको लड़ाती है। और भारत में बक्सर प्लासी के युद्ध के बाद में दिल्ली की सत्ता हथिया लेती है, बंगाल के को भी अपने कब्जे में कर लेती है। और धीरे धीरे अवध हो गया, बंगाल हो गया, या फिर हम लोग कहेंगे कि पूरे भारत के ऊपर, है ना, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेती है, शासन स्थापित कर लेती है। तो उस बीच में भारत में सामंत व्यवस्था आरंभ हो जाती है। सामंत व्यवस्था आरंभ हो जाती है तो इस समय के जो कवि लोग थे वो राजा के दरबार में रहते थे और सामंतवादी व्यवस्था से वो भी क्या थे, कहीं ना कहीं, है ना, लिप्त थे। तो जो सामंत थे वो थोड़े अय्यास किस्म के थे और सामंत लोग दिक्दर्शी नहीं थे, ज़्यादा दूर का सोचने वाले नहीं थे, अर्थात इनकी सोच छोटी थी, नीयत बेकार थी। परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव जो है साहित्यों में भी देखने को मिलता है, समाज में भी देखने को मिलता है। जब सामंत की सोच अच्छी नहीं होगी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति, तो अतः हम लोग देखेंगे कि उस समय के जो समाज होगा, उस समय का जो साहित्य होगा, वो भी कहीं ना कहीं उस राजा से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इस समय का जो रीतिकाल था, इस रीतिकाल में आपको चाटुकारिता बहुत देखने को मिलेगी। जो कवि लोग होंगे वो राजाओं के दरबार में रह करके दरबारी कवि का कार्य करेंगे और साथ में चाटुकारिता का भाव वर्णित करेंगे, अर्थात जिसको हम लोग आजकल क्या कहते हैं, चमचागिरी कहते हैं। तात्कालिक समय में हम लोग उसको कह सकते थे कि चाटुकारिता। अतः रीतिकाल में जो कवि लोग मिलेंगे वो राजा के इर्द गिर्द, है ना, उसकी अच्छाइयों को ही वर्णित करेंगे, है ना, बुराइयों को भी अच्छाइयों में, है ना, परिवर्तित करके वर्णित करेंगे। तो रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल के रूप में संबोधित किया है, विश्वनाथ ने इसको श्रृंगार काल के रूप में संबोधित किया है और रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल के रूप में संबोधित किया है। यदि हम लोग कुछ रचनाओं का अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो यहाँ पे भूषण जैसे एक महान कवि यहाँ पर हुए जिन्होंने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी जैसी महान साहित्यों को यहाँ पे सृजित किया है। सेनापति ने काव्य कल्पद्रुम नामक एक प्रसिद्ध साहित्य यहाँ पर लिखा है। बिहारी जी ने बिहारी सस्सई, ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक ही रचना लिखी लेकिन हिंदी साहित्य में वो अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है गागर में सागर भरना, कोई सीखे तो बिहारी जी से सीखे। इन्होंने बहुत कम पंक्तियों का प्रयोग किया लेकिन उन पंक्तियों में इतनी बातों का प्रयोग कर दिया कि हम लोग बहुत कुछ लिख कर के भी इतनी बातें नहीं कह पाएंगे जितना इन्होंने, है ना, चंद छंदों में वर्णित कर दिया। कुतुबन की हम लोग बात करेंगे तो मृगावती नामक एक प्रसिद्ध रचना कुतुबन लिखते हैं। नंददास रूप मंजरी नामक प्रसिद्ध रचना लिखते हैं। नूर मोहम्मद इंद्रावती नामक प्रसिद्ध रचना लिखते हैं। और यदि हम लोग इस समय की बात करते हैं, रीतिकाल के समय की, तो यहाँ पे जो साहित्यकार थे, साहित्यकार या फिर हम लोग कहेंगे जो राजा थे या फिर हम लोग कहेंगे कि तात्कालिक समय में जो सामंत लोग थे, वह नारी को भौतिकवाद का प्रमुख अंग मानते थे। और जो कवि लोग थे वो कवि सिर्फ इसको एक जीविका मानते थे कि भाई हम लोग जो साहित्य लिख रहे हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, आप लोग सभी जानते हो। लेकिन इन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण ना मान करके उसको जीविका का एक प्रमुख अंग माना। तो ये भौतिकवाद से काफ़ी प्रभावित लोग थे और इस समय की रचनाएं कहीं ना कहीं इन सामंतों के जो विचार थे उन विचारों से कहीं ना कहीं ये अभिप्रेरित थे। अब रीतिकाल का जैसे क्या होता है,
अंत होता है और भारत में एक दिन क्या होता है, सभी का अंत होता है। आप लोग सभी इस बारे में जानते होंगे। तो जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया, इन्होंने काफ़ी समय तक क्या किया, भारतीय जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और काफ़ी अधिक मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात, धन आदि का क्या किया, इकट्ठा किया और अपने देश ब्रिटेन भेजा। और जब भारतीय लोगों में लूट के कारण या फिर प्रताड़ना के कारण फिर कहीं ना कहीं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना क्या होती, जागृत होती है। और उस जागृत होने के साथ में ही भारत में एक नए युग का सूत्रपात होता है, जिसको हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य। तो उसका लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।